5, 4, 3, 2, 1. You are on air. हेलो एंड वेलकम टू MATV लंदन कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आपको वो खबरें देते हैं जो आपको और किसी भी चैनल से नहीं मिलती, कश्मीर, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक। तो इसी हवाले से हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन बाद में हमारे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे जिनके साथ हम आज एक खुसूसी मौजू पर बात करेंगे। नाजरीन, पहले चलते हैं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में, जहां पे इस वक्त चल्लास में गेहूं यानी कि गंदम की जो शॉर्टेज है उसकी ये सूरत हाल होती है कि असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कि फौरी तौर पर इमरजेंसी के लिए जो गेहूं रखी होती है, इमरजेंसी स्टॉक जो होता है, उसको रिलीज किया जाए। चल्लास में इस वक्त फाके हैं, लोगों के पास गेहूं नहीं है, लोग फाकों का शिकार हो चुके हैं। और ऐसे में जो सितंबर का कोटा था चल्लास का, वो इस्लामाबाद ने रिलीज नहीं किया चल्लास के लिए, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। वैसे तो आपको मैं मुसलसल बताता रहा हूं कि पिछले 4 साल से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो गेहूं का बहरान है वो बदस्तूर जारी है। और पीओजे तो आटे के डिपो थे, सरकारी डिपो चुके हैं और ब्लैक में आटा आ रहा है, और वो आटा भी है मुजरे सेहत आटा है, जिसकी वजह से लोगों में पेट की और जिगर की बीमारियां जो हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, और इसके खिलाफ बहुत बेचैनी है पीओजे में। लेकिन वापस चलते हैं चल्लास। जी, चल्लास जेके में है, और चल्लास वही है जहां पे ये एक 14 का दयामिर भाषा डैम बनाने जा रहे हैं। वहां डैम तो शायद ये बना ले, लेकिन लोगों को खाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है। नाज़रीन, स्टोरेज का जो गेहूं होता है, उसका अगर कोई तूफान आ जाए, जल्जला आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए या जंग की सूरत में, वो एक एमसी के तौर पर गेहूं रखी होती है ताकि पॉपुलेशन में उसको इमरजेंसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन वो अमन के दिनों में ये सूरत बहुत अफसोसनाक है। नाजरीन, पिछले 4 दिनों से बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, भी इसकी कोई खबर नहीं दी जा रही। नाम लगाया है कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार दोनों करप्शन में मुलव्वस हैं, रिश्वत है, अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स करते हैं। उन्होंने दोनों को हटाने का मुतालबा किया है। इसी तरह से नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तानी मकबूजा, वहां पर अब ऐलान किया गया है कि मार्च 2022 में लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा मौजूद नहीं है फिलहाल, लिहाजा पंजाब का जो लोकल बॉडीज इलेक्शन ऐसी को एग्जाम्पल बना के उसको फॉलो किया जाएगा, उसको नकल किया जाएगा, और उसकी समरी बहुत जल्द जो है वो अथॉरिटीज को, यानी कि चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भेज दी जाएगी। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का इंतहाई अहम कन्वेंशन होने जा रहा है 9 अक्टूबर को। नाज़रीन, इस कन्वेंशन में पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू, बल्कि कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान हुए पीओजेके के जो नौजवान हैं, यूनिवर्सिटियों में जॉब कर रहे हैं, वो भी शामिल होने जा रहे हैं। मैं आता जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो है लीड कर रही है इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजादी की तहरीक को। वो पाकिस्तान से आजादी का मुतालबा लेकर ये बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं मुजफ्फराबाद में 9। तो नाज़रीन, ये थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थर्सडे को हमारा प्रोग्राम होता है, तो थर्सडे को 6:30 जब आप लॉग इन करेंगे यूके टाइम के मुताबिक, तो कुछ मजीद अपडेट्स आप। लेकिन इस वक्त जो एक इंतहाई अहम मसले का सामना है वो पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान ने
कश्मीर सेंट्रिक एक ऐसा नैरेटिव का जाल बुना है पूरी दुनिया में कि वो एक झूठे और जाली नैरेटिव को ही पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस, पूरी दुनिया की सरकारें सच समझती। और ये अक्टूबर का महीना है, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला करके तो जम्मू कश्मीर की रियासत पे कब्जा किया और उसकी वजह से रियासत के टुकड़े हुए। लेकिन पूरी दुनिया, बिलखुसूस बरतानिया और यूरोप में ये तस्वर आम है, यहाँ की जो सियासी हलके हैं उनमें, कि भारत जो है उसने न जाने कश्मीर में जुल्म और सितम के क्या पहाड़ तोड़ डाले। इस नैरेटिव को कैसे काउंटर किया जाए यूरोप में और हिंदुस्तान से बाहर, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब ललित अंबरदार जी जुड़े हुए हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया मैंने जो एक पेशबंदी की है कि ये नैरेटिव जो है इसके हवाले से आप देखिए, अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बकायदा डिबेट के लिए टाइम सेट किया गया, उनको 2-3 घंटे का टाइम दिया जिसमें सिर्फ कश्मीर के ऊपर डिबेट हुई, सिवाय 2-3 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके अलावा बाकी सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के आईएसआई के मौकफ को सामने रखकर कश्मीर की बात की। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल? देखिए, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं बार बार भी बोलता चुका हूं, हर प्लेटफॉर्म में बोलता हूं, आज की तारीख में आईएसआई जो है दुनिया की सबसे एफिशिएंट एस्पिनाज एजेंसी है। उनका आईएसपीआर जो है सबसे एफिशिएंट पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी प्राइवेट पीआर एजेंसी को वो मात है और बड़ी पुख्ता तरीके से वो लॉबीज क्रिएट करते हैं। और पैसा क्योंकि उनके पास खूब है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सबसे मुझे समझता है वो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड इज द पाकिस्तान आर्मी। एज फार एज जो फंड्स है अपने हवलदारों, अपने सिपाहियों को नहीं देंगे, लेकिन अपने लिए जनरल यूज करते हैं और कश्मीर के लिए प्रोपेगेंडा करने के लिए। और ये प्रोपेगेंडा क्या जो शिकार है, इसमें जो कमजोरी रही है हिंदुस्तान की, बिल्कुल सन 47 से आज तक, 1946 से अभी तक चल रही है। हम लोग प्रोपेगेंडा करने में या काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने में आज तक कभी कोशिश ही नहीं की। अब देखिए, पाकिस्तान जब बनाना था, मैं शुरुआत करता हूं पाकिस्तान की बुनियाद से। 1946 16 अगस्त 1940 को जिन्ना जो है वो धमकी देता, वार्निंग देता हिंदुस्तान को, वो अपना डायरेक्ट एक्शन करके अपने रजाकार को, जो उनको जो नेशनल गार्ड्स बोलते थे, कैसे कत्लेआम हुआ हिंदुओं का कलकत्ता और बंगाल की सड़कों के ऊपर। हफ्तों पर वहां पे गिद्ध खाते रहे लोगों को, वहां पे हिंदुओं को खाते रहे, लेकिन आज तक हमने उसकी बात नहीं की है। हिंदुस्तान के अंदर आज तक सन 47 में क्या हुआ, लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख औरतों को ढोल के पर नंगा नचाया गया, जिक्र नहीं होता है। मकबूजा कश्मीर में आज की तारीख में मकबूजा कश्मीर में एक और सिख नहीं बचा वहां पे, इसका जिक्र नहीं होता है। लेकिन जब बातचीत की बात होती है, कहते हम तो भाईचारा करते हैं, पाकिस्तान इज एन एपिटोम ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। बलोचों के बंगालियों के ऊपर वहां पे, जिसमें मुसलमान और हिंदू तो ज्यादा थे, मुसलमानों के भी जुल्म हुआ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो नैरेटिव का हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिस्सा नहीं है। हमने सोचा बांग्लादेश बना दिया, हमारी कहानी खत्म। पहली बार हुआ इस बार 14 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 14 अगस्त को हमेशा हमें पार्टीशन हॉरर्स डे के नाम से रिमेंबर करना चाहिए। पहली बार हुआ सर 72 साल में, उन वारदातों को, उनको जो हमने सहा। अपनों की बात करते हैं, आज तक हमारे यहां से कोई नहीं बोल रेजोल्यूशन है कश्मीर पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटता रहता के लिए है। उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि पाकिस्तान इज एन ऑक्यूपिंग। उनको यूएनओ को 48 का जो रेजोल्यूशन है नंबर 48, उसमें पाकिस्तानी फौजें हिंदुस्तान का जो जम्मू कश्मीर के फौजें वहां पे रहेंगी लॉ एंड ऑर्डर में। अगर आप मेरे ख्याल है इसके बारे में हम नहीं बोलते, हाथ ना हिलाएं तो जरूर होगा। आप जब हाथ हिलाते हैं ना तो थोड़ा सा खराब हो जाता है। अच्छा, ओके 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 ओके, मैं रिपीट करता हूं, जो यूएनओ का जो रेजोल्यूशन है उसी से नैरेटिव हमारा फेल हो जाता है।
पाकिस्तान दुनिया भर में डिंडोरा पीट रेजोल्यूशन को फॉलो टचपोट है सूरियत वो भी फॉलो कर, लेकिन उस रियनो का रेजोल्यूशन का सबसे ऊपर जो कंडीशन है फोर्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको वहां से अपनी फौजें निकालनी होगी। उसके बाद हिंदुस्तान वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जम्मू कश्मीर से निकालनी है, उस रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन नैरेटिव की जो बात कर रहा हूं मैं, ये हालत थी सर पिछले 30 साल से मेरा जो एक्टिविज्म है, दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहां से मुझे धकेल के नहीं निकाला गया। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग रेजिस्ट करते थे। डिस्कशन ये नहीं होता था कि हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान के सामने झुकना चाहिए, नहीं, डिस्कशन ये होती थी कि हिंदुस्तान को कितना झुकाया जा सकता है कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के सामने। मुशर्रफ के 4 नुक्ता फॉर्मूला डिस्कस किया जाता है। कहते हैं कि मनमोहन सिंह नोबेल प्राइज की, वाजपेयी जी ने आगरा में लगभग कश्मीर राइट ऑफ कर दिया था। ये तो सिर्फ नरेंद्र मोदी 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद में नैरेटिव उल्टा हो गया। टेरर तो अब इस उल्टे, अब जो नैरेटिव है जो हमने उल्टा तो कर दिया मोदी जी ने, लेकिन अब मोदी जी का तो ये काम नहीं है कि वो पूरी दुनिया में देश देश फिरें और जाके वहां पे एमपीज को मिले और पॉलिसी मेकर्स को मिले और उनको समझाया है। हमें क्या करना चाहिए? देखिए ना, मैं समझता हूं कि क्या आप ये नहीं समझते कि लंदन में जो हाई कमीशन है भारत का, मैं वही बता रहा हूं, उसकी कोताही बिल्कुल है सर, कि ये इतनी पाकिस्तान की लॉबी कामयाब कर रही है। सर मैं थोड़ा एक पॉइंट बताऊं। सार्क है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन, साफ एशिया मीडिया फोरम है, उनका जो फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान का जनरल, वो कश्मीर जाता है, कश्मीर जाता, वहां पे हिंदुस्तान के टाइम पॉलिटिकल एडिटर है विनोद शर्मा, ने भी बोलता हूं तकलीफ बोलने के लिए, उनको साथ ले जाते। कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो जहादी है, पाकिस्तानी स्टूज है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उसके बाद यही इम्तियाज अहमद, यही विनोद शर्मा के साथ जम्मू के अंदर हिंदू रिफ्यूजी, कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी कैंप में जाते हैं, वहां पे नारे लगाते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। और ये आदमी दिल्ली टाइम एक बहुत बड़े कॉलमनिस्ट को इंटरव्यू देता है कि कश्मीरी हिंदुओं के जो कैंप हैं जम्मू के अंदर वो बन गए। तो लिखा था, ने छापा भी था, हिंदुओं के, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा वो क्या बन गए हैं, हिंदुस्तान आरएसएस के गढ़ बन गए हैं। मतलब नफरत, अच्छा, आरएसएस के गढ़ बन गए क्योंकि वहां पे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग गया। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वहां पे उनको लगा कि मेरे भाई है। ये मैं कह रहा हूं नैरेटिव था अभी तक। सुनिए, पाकिस्तान के जो पहले सिर्फ सेंटर थे, कश्मीर सेंटर लंदन, बेल्जियम और अमेरिका में थे, आज की तारीख में 2019 के बाद पाकिस्तान की हर एम्बेसी के अंदर एक खास डिपार्टमेंट के, डॉक्टर फाई कई सालों से कश्मीर अमेरिका में उनका एजेंट है। उसको इसके लिए गिरफ्तार नहीं किया था कि वो आईएसआई के एजेंट था, उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया था, उसने लॉ वायलेट किया था। उसने वहां पे जो उसके पैसे मिलते थे आईएसआई से, वो उसने अपने टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाए थे। वो अभी भी है, खालिस्तानियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता है। हमारे लोग नहीं कहते सर, हमारे लोग आज की तारीख में 2 नुक्ता जिना की थ्योरी को डिफाइन नहीं करते। 2 नुक्ते कौन थे उसके अंदर? कल ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज आ रही थी, ये आजकल आजादी के ऊपर जलसे हो रहे हैं, उसके ऊपर वो 2 नुक्ते के आगे चलते नहीं है कि वो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। हिम्मत नहीं बोलने की किसी को। तो हम लोग जो बोल रहे हैं, आप अपनी लॉबिंग, अपनी पीआर एक्सरसाइज पूरा पुख्ता कर लीजिए काउंटर करने के लिए। ललित अंबारदार अयूब साहब के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, 30 साल से बोलता रहा, हम लोग सब लोग बोलते रहे हैं, लेकिन जहां पे सरकारी जरूरत है क्रिएट कीजिए। और ये जो एमपी जो बोले हैं लंदन में, वो कोई खैरात नहीं कर रहे हैं, उनको पैसा मिलता है बोलने के लिए, कीजिए आप भी खर्चा। आप अमेरिका में जाके जो इतने एमपीज बोलते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ 24 घंटे बोलते रहते हैं, उनका होम डिपार्टमेंट एक उनका जो सिविल सर्वेंट है हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलता है, वो सब लॉबीज है। जब सरकार बदल जाती है वो अपने अपने लॉबी में जाते हैं, अपने अपनी पीआर एजेंसी में जाते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, मैं आपके द्वारा बोला, एक तो हमारा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो
जो उनका जो सिलेबस है, उनकी जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है, उसको हमको रिविजिट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, अभी हमारा एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार गया था टर्की, वहां पे एर्दोगान की बेगम के आगे सजदा करके आया। उस 4-5 हफ्ते पे एर्दोगान पाकिस्तान के सेनेट में बैठ के क्या स्टेटमेंट देता कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, और कौन कर रहा है? वो हिंदू कर। इसके हफ्ते 10 दिन के बाद मुंबई का एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार, जिसको कुछ साल पहले 2014 में जो कह रहा था कि मुझे मेरी बीवी कह रही है कि मुझे अब हिंदुस्तान से निकलना चाहिए, डर लगता है, वो उसी के आगे सजदा करता है। और हाइट देखिए, मेरा वहां जो डिप्लोमेट बैठा हुआ अंकारा में, वो ट्वीट करता है, इंडियन स्टार गोज एंड पेज विजिट टू मिसेस एर्दोगान। ये है हमारी डिप्लोमेसी। नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग जिन्ना, जो शैतान बोलता हूं, सदी खाता, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनाया, बंटवारा नहीं हिंदुस्तान को, उसने वो बार-बार बंटवारा खाया। अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लटक रहा है। ऊंची आवाज करते हैं तो आपकी आवाज टूटती। सॉरी। अच्छा, एक बार अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको मैं बोलता हूं वो शैतानी ताकत था पिछली सदी का, उसने सिर्फ हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं कराया, इंसान बंटवारा कराया। उसका पोर्ट्रेट अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवार को सजावट के रूप में रखा गया है। हिम्मत नहीं किसी की हो रही है कि उसको हटा दे वहां से। मोहम्मद इकबाल, जिसने नया दुनिया भर में पाकिस्तान का, उसको हमारी हर यूनिवर्सिटी के अंदर इकबाल के नाम से चेयर है। हमारा आरएसएस का चीफ इकबाल की शायरी कोट करता है। ये है हमारा नैरेटिव। तो इसीलिए जहां तक नैरेटिव की बात है सर, हम लोग फेल हो चुके हैं अभी तक। मैं फौजी हूं, मेरे है, मुझे सिर्फ ऊपर भरोसा है, वो लड़ रहे हैं। लीडरशिप कैसे हम करें सिचुएशन को? ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया सारा कुछ, अब इसको टैकल कैसे करें? जैसे मैं टैकल कैसे करें? हमें एक नई जनरेशन यही करना है सर, के लोग लॉबिंग करनी है मिशंस में, लंदन हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया। देखिए, जैसे मैं सामने अभी बोल रहा हूं, एक लिमिटेड ऑडियंस है ना? आपके द्वारा आप कितना खींचेंगे इसको? लेकिन जब सरकार की तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कोई बोलेगा, वहां पे एक प्रोसीजर है, आप वहां पे जाके बोल सकते हैं। हमारे यहां से कई लोग गए हैं, लेकिन उनको अब पर्सनल लेवल पे गए, एक पर्सनल इनिशिएटिव पे गए हैं, ठीक है? वहां हमें क्यों नहीं कर पाएगा अकेला? वहां अमेरिका में भी कुछ चंद आवाजें हैं, खाली अमेरिका की आवाज, फ्रांस के अंदर। गई। आप जरा रिपीट कीजिए, प्लीज रिपीट कीजिए, आपकी आवाज चली गई थी। ये जो आपने बात मैं ये कह रहा हूं, कुछ है इशू आपके इंटरनेट लंदन में, मुझे लग रहा है। अच्छा, ऐसा है, बॉब ब्लैकमैन जो एमपी है यूके का, वो हमारे बारे में बोलता है। 2 आदमी और हैं बोलते हैं हमारे बारे में। लेकिन एक प्रोसीजर है यूके पार्लियामेंट का, आप बाहर से एक स्पॉन्सर कर सकते हैं वहां पे स्पीच, आप भेजिए ना किसी को वहां बोलने के लिए, कीजिए, उसके पर स्पेंड करिए। हमारा अभी तक इस्लामिज्म के बारे में कोई हिम्मत नहीं करता बोलने की। साफ बोलना पड़ेगा कि दुनिया में अगर आज इंसानियत को खतरा है, वो इस्लामिज्म का खतरा है, जिहाद का खतरा है। किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के मुंह से आवाज, वो सोचते हैं कि जिहादियों को आप प्यार मोहब्बत से जीत सकते हैं। अरे तुम जिन्ना को नहीं जीत पाए जो कांग्रेसी था, तुम औरों को क्या जीत पाओगे? तो ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए सर, मैं काम जो कर सकता, इंडिविजुअल एज एन एक्टिविस्ट जो कर सकता हूं करूंगा, लेकिन सरकार को ऑफिशियल लेवल पे करना पड़ेगा। थिंक टैंक स्पॉन्सर कीजिए, अयूब साहब बोल रहे हैं, उसको स्पॉन्सर कीजिए। इतने सारे, अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट किसी और प्लेटफॉर्म पे कर, वहां पे मैं हिम्मत देख रहा हूं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी जो कम्युनिकेशन सेक्रेटरी है डेनमार्क में, क्या हिम्मत से बोल रही थी वो, लेकिन उनकी भी आवाज नहीं जाती, क्योंकि उनका भी नैरेटिव बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हमें उनका नैरेटिव बढ़ाना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात हमारे हिंदुस्तान के बच्चे को बढ़ानी चाहिए। ये हमको बताना पड़ेगा कि जिहाद की जो प्रक्रिया है, जिहाद को जो प्रोसेस है, ये दुनिया को, ह्यूमैनिटी को कंज्यूम करेगा।
पाकिस्तान को तो करेगा, अफगानिस्तान को तो कर चुका है। हिंदुस्तान के अंदर पिछले सबसे ज्यादा जिहाद के जो शिकार है हिंदुस्तान। आप यकीन कीजिए, जो मुंबई का मैसेकर हुआ 6 महीने के बाद मेरा तब का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानियों को सर्टिफिकेट देता है, कहता है पाकिस्तानीज आर मैन ऑफ पीस। तो नैरेटिव बहुत जरूरी है। आज की तारीख में फौज जो हाइब्रिड वॉर है उसका एक अहम हिस्सा है प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्ड करना। और मैंने जैसे बोला, मुझे लग रहा है, मुझे अफसोस है, हमारा हिंदुस्तान इसमें बिल्कुल नाकामयाब हो चुका है। हम नहीं बिल्ड कर पाते नैरेटिव। नहीं, वो तो नजर आ रहा है ना। देखें वो तो नजर आ रहा है नाकामयाब हो गया, लेकिन अब हम इसको कामयाब कैसे करें? हमें ये चिंता है कि हम लॉबीज अब बिल्ड कर रहे हैं। दिस शुड एंड, दिस फिनोमेना शुड एंड। It is this not British only that Parliament this phenomenon, debate should be a turning point. yes, it is not that this process should end. अगर हमको जिहाद के खिलाफ जंग लड़नी, हिंदुस्तान को बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा शिकार है ग्लोबल जिहाद का हिंदुस्तान। अगर हमें इससे जंग जीतनी है तो हमें लॉबिंग करनी पड़ेगी, हमें पार्लियामेंटेरियन से मिलना पड़ेगा, उनको यहां बुलाना पड़ेगा, कश्मीर मिलान दिखाना पड़ेगा, हिंदुस्तान में दिखाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के जिहादी प्रोफेसर जोसेफ का केरला में किसने बाजू काट दिए, कमलेश तिवारी को कितना छुरे घोंप घोंप के कैसे मारा गया, उसको ये हमको बताना पड़ेगा सर। और इसके लिए गवर्नमेंट को इतने सारे ग्रुप्स, बहुत सारे जो थिंक टैंक्स है, उनको बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। मैं बोलता हूं जितने जितने थिंक टैंक्स का मैं हिस्सा हूं, वहां पे जनरल्स हैं सारे, बहुत सारे, उनको बोलता हूं सर कब तक आप इस बात से छुपाओगे अपने आप को कि कश्मीर जो है ग्लोबल जिहाद का हिस्सा नहीं है। तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। आजकल के जनरल्स हैं वो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो डरते हैं, यार इस्लामाबाद का नाम ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऑफिशियल लेवल पे और नरेंद्र मोदी ने इसका शुरुआत की है जब उन्होंने बोला कि 14 अगस्त को हमको याद करना पड़ेगा जो पार्टीशन का बर्बरता होती है। हमें पार्टीशन हॉरर डे मनाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा। यहां से अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। हमें अपनी जो इंडिया की फॉरेन मिशंस है, फॉरेन सर्विस है, इसका लीड करना पड़ेगा। अगर हमने पाकिस्तान की जो छुमंडा है उसको जीतना है, और मेरा ख्याल लंदन जैसे अहम तरीन दुनिया के शहर में पार्लियामेंटेरियंस का इतनी कामयाबी के साथ, भले से लिए हैं या उन्होंने लॉबिंग की है, लेकिन इतनी कामयाबी रेडार जाकर अचानक पार्लियामेंट में, ये हमारे दिल्ली में जो सर्विस के लोग हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं खास तौर पर, उनकी ये एक लम्हा फिक्रिया है, यानी सोच और फिक्र करने का लम्हा है। नाज़रीन, के साथ ही इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया ललित भाई आज हमारे साथ जुड़ने का। इसको जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।